हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने रीतिकाल को कवर कर रहे थे। दोस्तों, उससे संबंधित आज यह लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग का रीतिकालीन साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण अन्य कवि बचे थे जिसको हम लोग को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का रीतिकालीन साहित्य एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रीतिकालीन साहित्य के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि वृंद के बारे में। एक एक करके चर्चा करते हैं हम लोग। इनका जन्म कब हुआ था? कवि वृंद का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1723 ईस्वी में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए प्रश्न बनने शुरू हो जाता है। एक तो इनका जन्म पूछता है, ठीक है। अब आता है कि वृंद का पूरा नाम क्या है। ठीक है, कवि वृंद का, वैसे तो वृंद वृंद ही आप देखेंगे नाम, लेकिन इनका पूछ देता है कि वृंद का पूरा नाम क्या है। तो वृंद का पूरा नाम है वृंदावन। ठीक है, तो फिर है अब अगला प्रश्न बन सकता है कि इनके पिता के बारे में, कि इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था दोस्तों श्री रूप जी। ठीक है, श्री रूप। इनका जन्म स्थान कवि वृंद का जो जन्म स्थान है वह मेड़ते में हुआ था। हुआ क्या था दोस्तों, किन्हीं जो है कारणों से इनके पिता श्री रूप जी मेड़ते में आकर बस गए थे और यहीं पर जो है वृंदा को जो है काशी भेजा गया था, जहाँ यह तारा पंडित के पास रहकर व्याकरण, साहित्य, गणित, दर्शन शास्त्र, वेदांत आदि का अध्ययन कर काव्य की रचना भी सीखी इन्होंने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब इनके आता है कि कवि वृंद के जो है आश्रयदाता कौन थे। देखिए आप लोग यहाँ पे आ की मात्रा कर लीजिएगा। ठीक है, कवि वृंद के आश्रयदाता थे दोस्तों औरंगजेब बहुत बार पूछता है, और तथा किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह। ठीक है, फिर दोस्तों अब आता है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये तो इनकी सामान्य जानकारी हो गई, बस यहीं से पूछेगा इनके आश्रयदाता के बारे में, और इनका जो है जन्म तिथि और इनका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर अब यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित। इनकी रचनाएं जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं आप लोग को, और इसका जो है वर्ण विषय भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो कवि वृंद की जो पहली रचना है 12 मासा, बहुत बार पूछा है। इसका जो है समय क्या है, इसका वर्ष है 1668 ईस्वी, और इसमें जो है 12 महीनों का जो है वर्णन किया गया है। तो नाम से स्पष्ट है 12 मासा। ठीक है, फिर है अगला जो है इनका महत्वपूर्ण रचना नयन पचीसी 1686 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसमें नेत्रों के विभिन्न भावों का वर्णन किया हुआ है। फिर अगला है वृंद जी की रचना पवन पचीसी 1691 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसमें षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन किया गया है। अगला है वृंद जी की रचना श्रृंगार शिक्षा, जो कि 1691 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिका का वर्णन भी हुआ है। फिर दोस्तों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवि वृंद जी का बहुत बार पूछा है, यमक सतसई 1707 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसमें 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। देखिए वृंद जी का दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सारी रचनाएं। आप लोग पूरा इसका समय सीमा और इनके जो है विषय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 12 मासा हो गया, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा जो है दोस्तों मैंने बताया कि आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिका का वर्णन है, तो यह एक प्रकार से रस निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, रस निरूपक ग्रंथ कौन सा है कवि वृंद जी का? श्रृंगार शिक्षा। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार पूछता है दोस्तों, भाव पंचाशिका। ठीक है, भाव पंचाशिका आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ तो चीज़ें समझ में आ रहा होगा। भाव पंचाशिका कवि वृंद का जो है एक यह भी रस निरूपक ग्रंथ है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर अगला है रस निधि। ये भी जो है रीतिकालीन कवि हैं, इनके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। रीतिकालीन कवि जो रसनिधि हैं, इनका मूल नाम दोस्तों कई बार पूछता है, इनका मूल नाम क्या है? पृथ्वी सिंह है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
फिर ज़्यादा कुछ इनके बारे में और नहीं पूछता, इनका मूल नाम पूछता है और इनका जो है ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो इनका जो पहला ग्रंथ है रतन हजारा, दोस्तों एकदम रट जाइएगा, यह किस प्रकार का है? यह दोहा संग्रह है। यह ग्रंथ बिहारी सतसई पर आधारित है। ठीक है, रस निधि का पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि बिहारी सतसई पर आधारित है, तो रतन हजारा। हाँ, और इनका मूल नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। अगला इनका महत्वपूर्ण रचना है विष्णु पद कीर्तन, जो कि कवित्त छंद में है। फिर है इनका रस निधि सार। फिर है दोस्तों अगला इनका रस निधि सागर। ठीक है, रस निधि सागर। फिर चौथा है हिंडोला, ये भी कई बार पूछा है। फिर है अगला अरिल। फिर है 12 मासा। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा रसनिधि के बारे में, इनका जो संबंध था वह धामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ स्वामी से था। ये भी कई बार पूछा है। ठीक है, धामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ स्वामी, एक तो ये हो गया प्रवर्तक कौन है, और इनका जो है रसनिधि से संबंध था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा है। फिर है अगला नेवाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनका तो एक ही ग्रंथ है। ठीक है, अब लेकिन ठीक है, ये भी कई बार पूछा है तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। तो नेवाज जो है दोस्तों छत्रसाल के दरबारी कवि नेवाज की भाषा की प्रशंसा मिस्र बंधुओं ने की थी। छत्रसाल के दरबारी कवि नेवाज की भाषा की प्रशंसा मिस्र बंधुओं ने की थी। इनका ग्रंथ है शकुंतला नाटक, जो कि श्रृंगारिक काव्य कृति है। इनकी रचना शैली ठाकुर की टक्कर की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठाकुर दोस्तों, ये भी इनका भी जो है 2 रचनाएं बड़ी फेमस हैं, ठाकुर ठसक और जो है शतक करके। हाँ, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ठाकुर की है। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास में ठाकुर नाम के 3 प्रसिद्ध कवि हुए थे, असनी वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और बुंदेली ठाकुर। ठीक है, तो जो ये शकुंतला नाटक है, इनकी रचना शैली ठाकुर की टक्कर शैली की है। तो बस इनके बारे में इतना ही पूछता है और ज़्यादा नहीं कुछ। और फिर आते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं राम सहाय भगत। ये सब दोस्तों देखिए जो रीतिकालीन के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, ये सब मैं आप लोग को बता रही हूँ, बाकी तो मैंने आप लोग को लगभग इम्पोर्टेंट सब करा दिया है। बस आज की लास्ट क्लास में लगभग सब कवर होने वाला है हम लोगों का। ठीक है, तो राम सहाय भगत ये जो है काशी नरेश महाराज उदित नारायण के आश्रित कवि थे। ठीक है, अब इनकी जो है रचनाएं हैं दोस्तों राम सतसई, वाणी भूषण और तीसरा है वृत्त तरंगड़ी और चौथा ककहरा अखरावट के ढंग का ये है। इनकी रचनाओं से संबंधित ही प्रश्न बनता है। और ये राम सतसई तो इनका बहुत बार पूछा है। तो 4 ही रचनाएं दोस्तों एकदम रट जाइएगा, राम सहाय भगत, राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगड़ी और ककहरा। फिर अब हम आते हैं हठी जी ये भी रीतिकालीन कवि हैं। तो ये जो है वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी जो रचना है बहुत बार पूछा है दोस्तों, राधा सुधा शतक। ठीक है, राधा सुधा शतक किसकी है? हठी जी की है। इसमें राधा जी के राजसी ठाठ बाट का चित्रण किया गया है। कवित्त सवैया लिखने वालों में विशिष्ट स्थान है इनका हठी जी का। ठीक है, ये आप लोग रचना याद रखिएगा। और बाकी जो हम लोग प्रश्न सॉल्व किए हैं रीतिकालीन कवि के महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, वो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास ये तो रीतिकालीन साहित्य ख़त्म होने ही वाली है। उसके बाद जो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस प्रकार से हम लोग का एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी छूटा होगा उस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, फिर हम लोग अब ना आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। तो फिर है दोस्तों आलम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी जो है छूट गया था, इनके बारे में भी 17वीं शताब्दी इनका वो है जन्म। और ब्रजभाषा के प्रमुख मुसलमान कवियों में प्रमुख थे। ये कहा जाता है कि ये जन्म के ब्राह्मण थे, आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान बन गए। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार शेख नामक रंगरेजिन को इनकी पगड़ी रंगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें जो है आधा दोहा बधा मिला था। तो इनका जो है तो दोस्तों उनकी पगड़ी में जो आलम जी के थे उनकी आधी दोहा कौन सी थी भाई, पूछता भी है जो है, पूरा तो शेख ने किया था आधा दोहा करके, लेकिन पूछता है कि वह पंक्ति आधी कौन सी है आलम की और शेख की कौन है। तो इस प्रकार से है कि कनक छुरीसी कामनी काहे को कटि छीन, कटी को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरी दीन। तो जो इसमें पहली पंक्ति मैंने बताया कनक छुरीसी कामनी,
वो जो है दोस्तों ये आलम का था और इस दोहे को जो है आधे दोहे को अंग्रेजी ने पूरा किया था। तो कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरी दीन, ठीक है। तो ये पूछता भी है कई बार, ये इनकी जो है पंक्ति है। रीति मुक्त कवि हैं ये आलम, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग को ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि ब्रज भाषा के प्रमुख मुसलमान कवियों में प्रमुख थे और ये जन्म के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की अंग्रेजी से विवाह कर मुसलमान बन गए थे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुहज्जम के आश्रम में रहते थे। औरंगजेब के दोस्तों 4 पुत्र थे, जिसमें से इनके दूसरे जो है बेटे थे मुहज्जम, उनके आश्रम में रहते थे। अब हम लोग आते हैं इनकी कृतियों के बारे में, जहाँ से खूब भर भर के प्रश्न जो है पूछा जाता है। आलम की जो है कृति है आलम केली, जो कि मुक्तक काव्य है। और फिर है दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट माधवानल कामंद कला, फिर है सुदामा चरित, फिर है श्याम सनेही। यह जो है तीनों प्रबंध काव्य में है, आलम केली मुक्तक काव्य में रचित है, ठीक है। तो दोस्तों हो गया, अब हम लोग आलम के बारे में भी कवर कर लिए हैं। इस प्रकार से हम लोग का रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों के बारे में हम लोगों ने कुल मिला के पढ़ ही लिया है। आज की क्लास में हम लोग की रीतिकालीन जितने महत्वपूर्ण कवि थे हम लोग कवर कर लिए हैं, और थोड़ा बहुत जो भी छोटा होगा दोस्तों वो मैं आप लोग के प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगी, और वो भी एक्सप्लेनेशन करके, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोग को हिंदी साहित्य से संबंधित मिले आप तक तुरंत पहुँचे। तो ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।